नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। ये कहा जाता है कि लीडर वो होता है जो किसी समस्या का आगे बढ़कर समाधान प्रस्तुत करता है। लेकिन आजकल राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को ही लीडर मान लिया जाता है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने आप को बार बार एक सच्चा लीडर प्रस्तुत करते रहे हैं। चाहे बुलडोजर का मामला हो या फिर अब जो उनका एक बहुत ही सख्त फैसला आया है, और इस फैसले ने न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि अब वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर वो योगी की इस नीति को अपनाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़ा एक हाई कोर्ट्स के अंदर विवाद चल रहा है वो सुलझ सकता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने या फिर कहें कि उनकी सरकार ने एक आदेश जारी किया है और इसके तहत उत्तर प्रदेश के 68,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को रोक दिया गया है, यानी उन्हें जनवरी महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन कर्मचारियों ने जो मानव संपदा पोर्टल है उत्तर प्रदेश सरकार की, उस पर अपनी चल अचल संपत्तियों के ब्यौरे नहीं दिए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने हाई कोर्ट्स का जिक्र क्यों किया है। हम आपको कई वीडियो में यह बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फुल हाउस कोर्ट के आदेश के बावजूद, सुझाव के बावजूद, भारत के 25 हाई कोर्ट्स में से मुश्किल से 7 हाई कोर्ट्स के जजों ने ही अपनी संपत्तियों के ब्यौरे दिए हैं। और अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो ओवरऑल 850 जजों में से मुश्किल से 7-8% जजों ने ही ये ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। कुल मिलाकर भारत में जो 850 जज इस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, उनमें से लगभग 100 जजों के ही ब्यौरे उपलब्ध हैं। जो चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हो गए, तो इसलिए ये आंकड़ा 15% के आसपास बैठता है। जबकि उत्तर प्रदेश के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल सरकारी कर्मचारियों की जो संख्या है वो 35 लाख है, और 35 लाख में से करीब 68-69 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। हालांकि कुछ लोग इस पर भी सवाल उठा सकते हैं कि जो आंकड़े दिए गए हैं क्या वो सच हैं। हो सकता है वो सीए की मदद लेकर जानबूझकर मैनिपुलेट करके उपलब्ध कराए गए हों, वो दूसरा मैटर है। उस पर अगर आपको आपत्ति है तो आप शिकायत कर सकते हैं, और अगर आप ये साबित कर पाते हैं कि उस कर्मचारी ने जो संपत्ति के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं वो गलत है, तो फिर उसके ऊपर और ज्यादा कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। ये जो प्रावधान किया गया था, इसके पीछे की वजह यह है कि तमाम सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि उनके पास आय से अधिक संपत्तियां हैं, यानी कि भ्रष्टाचार या दूसरे अन्य तरीकों से कमाई गई संपत्तियां हैं जो जस्टिफाई नहीं की जा सकती हैं, और इसी वजह से ये लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं। लेकिन अब जो 68,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है और उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि वो जल्द से जल्द अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जो मानव संपदा पोर्टल है उत्तर प्रदेश सरकार की, उस पर उपलब्ध कराएं। इसके पीछे 2 वजह है कि अगर उन लोगों से परिचित कोई व्यक्ति ये जानता है कि इन व्यक्तियों के पास या किसी विशेष व्यक्ति के पास में जो संपत्तियां हैं और जो पोर्टल पर संपत्तियां हैं उनमें विरोधाभास है, उनमें बहुत अंतर है, तो फिर वो इसके तहत शिकायत कर सकता है और उसके अधिकारी के खिलाफ या उस कर्मचारी के खिलाफ इस पूरे मामले में जांच होगी, और जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। यहां भी राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर ये जो कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी रोकी जा रही है, अगर ये ब्यौरे उपलब्ध कराने में असफल रहते हैं या नहीं कराते हैं, तो फिर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अब आप सोचिए कि सभी हाई कोर्ट्स की तरफ से भी अगर ऐसा ही ऐलान कर दिया जाए कि उनके जो जजों ने अपनी संपत्तियों के ब्यौरे अभी तक नहीं दिए हैं, उन्हें 1 महीने का समय दिया जाए या फिर उनकी सैलरी रोक दी जाए, तो आप निश्चित मानिए कि वो लोग भी मजबूर हो जाएंगे
अपने संपत्तियों के ब्यौरे देने के लिए। दूसरे, इस पूरे प्रावधान को पूरे देश में लागू करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में जो टोटल सरकारी कर्मचारियों की संख्या है, चाहे वो केंद्र सरकार के तहत हो या फिर राज्य सरकार के तहत आते हो, उनकी संख्या करीब करीब 9 करोड़ के आसपास बैठती है, क्योंकि नेशनल जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट का एक परसेंटेज है वो 6% है, और अगर भारत की जनसंख्या को 150 करोड़ माना जाए, अगर 140 करोड़ भी मान लिया जाए, तब भी ये जो संख्या है 8.5 करोड़ 8-8.5 करोड़ के करीब बैठती है। अब आप सोचकर चलिए कि योगी आदित्यनाथ की इस नीति को अपनाने की वजह से देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। केंद्र सरकार भी अगर ऐसा ही अपने यहां प्रावधान कर देती है, तो केंद्र सरकार के तहत भी इस समय करीब 48 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें से करीब करीब 13 लाख कर्मचारी तो अकेले रेलवे के पास हैं। यानी अगर देखा जाए तो भारत के अंदर केंद्र सरकार के बाद में अगर किसी भी सरकार के पास में या किसी डिपार्टमेंट के पास में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की फौज है, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। और उसके बावजूद ये मानकर चलिए कि अगर 68-69 हजार इन लोगों को निकाल दिया जाए, तो बाकी के जो 35 लाख हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी संपत्तियों के ब्यौरे डाल दिए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है योगी आदित्यनाथ की इस नीति की, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो भी अपनी संपत्तियों के ब्यौरे डाल ही देंगे, ये लगभग निश्चित है, क्योंकि सैलरी रुकेगी तो फिर आगे वो इसके लिए मजबूर हो जाएंगे। अब ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की है, उन सब लोगों की है जो इन सरकारी कर्मचारियों से परिचित हैं, उनके बारे में जानते हैं, और अगर उन्हें ये लगता है कि इन लोगों ने अपनी संपत्तियों के जो ब्यौरे दिए हैं वो गलत है, तो फिर उन लोगों को आगे बढ़कर अपना नागरिक कर्तव्य निभाते हुए इन लोगों की सही संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, उसकी शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रावधान का असली प्रयोजन तो यही है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी लाइफ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो क्या करते हैं, कितनी संपत्ति जुटाते हैं, ये पूरी तरीके से पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो फिर ये नागरिकों का कर्तव्य बनता है, और ये सनातन की एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि आप बुराई का विरोध करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, और सच्चाई के लिए, सच्चे आदमी का साथ देने के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे। तो अगर हमारे उत्तर प्रदेश के या पूरे देश के लोग इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, निश्चित मानिए बदलाव धीरे धीरे आने लगेगा। हालांकि हम तो बदलाव की बात ज्यूडिशरी में करते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे देश में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है ये बड़ा मुद्दा है, और आए दिन अखबारों में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि पुलिस के एक सिपाही के पास 50 करोड़ की संपत्ति पाई गई, एक पटवारी लेखपाल के पास 100 करोड़ की संपत्ति पाई गई, किसी के घर में 10 किलो सोना पाया जाता है, किसी के घर में नोटों की बोरियां निकलती हैं। ये सब तभी रुक सकता है जब इस देश की जनता जागरूक बने, और जो भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं, अगर आपके पड़ोस में कोई पियोन रहता है और उसने बहुत सारे जमीन खरीद ली है, बड़ी कोठी बना ली है, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो कुछ है ये भ्रष्टाचार का पैसा है। और सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर भ्रष्टाचार अंदर तक घुसा हुआ है, इसमें किसी को भी संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में लोग सोचेंगे कि उसमें क्या भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन वहां भी भ्रष्टाचार के नए नए तरीके इजाद कर लिए गए हैं। जो टीचर होते हैं वो स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाते हैं, अपनी जगह पे किसी को अपनी बदले में वहां पर पढ़ाने भेज देते हैं, जिसको वो 3 से 4-5 हजार रुपए महीने दे देते हैं, और बाकी 60-70 हजार की सैलरी को वो लोग खाते रहते हैं। हर गांव के प्राइमरी स्कूल का यही हाल है, या तो टीचर आते नहीं है या फिर उनकी जगह कोई और आता है, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश में हर बच्चे की शिक्षा पर कम से कम 3,000 रुपए महीने खर्च करती है। उसके बावजूद आपको किसी भी सरकारी प्राइमरी स्कूल का बच्चा उस स्तर का नहीं मिलेगा जिस स्तर का के 300-400 रुपए महीने की फीस प्राइवेट स्कूल में देकर किसी बच्चे का स्तर हो जाता है।
इसकी वजह यही है कि ये जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स भी होते हैं, ये भी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, जितने टीचर हैं उनमें से 10% को हम अपवाद मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर की स्थिति यही है। वही हाल हर दूसरे डिपार्टमेंट का है, जहां पर आप जाएंगे तो सरकारी कर्मचारी केवल सैलरी लेने के लिए अपने आप को प्रस्तुत पाता है, काम करने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि जनता इस पूरे मामले पर उदासीन बनी रहती है, जबकि जनता का यह कर्तव्य बनता है कि अगर कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है उसकी शिकायत करे और उस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है इसकी भी जानकारी ले, क्योंकि आरटीआई का जो एक्ट है वो भी इसीलिए बनाया गया है। अगर आप इस तरीके से राष्ट्र के विकास में योगदान देंगे, भ्रष्टाचार को रोकने में योगदान देंगे, तो निश्चित मानिए बदलाव जरूर आने लगेंगे। जैसा कि यूजीसी के मामले में हुआ था, यूजीसी को लेकर लोगों ने सड़कों पर विरोध किया, लेकिन कुछ समझदार लोग थे और उस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गए, जहां पर सही तरीके से उनकी बातों को न केवल सुना गया बल्कि उस पूरे के पूरे रेगुलेशंस पर स्टे लगाया गया, जो साफ तौर पर उन लोगों की जीत है जिन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन उससे ज्यादा उन समझदार लोगों की जीत है जो इस मामले को सही फोरम पर सही तरीके से रख पाने में कामयाब हुए। उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ का ये जो एक नया नीति आई है उसकी भी कामयाबी आप लोगों पर निर्भर करती है कि अगर आपकी नजर में कोई सरकारी कर्मचारी है जो उत्तर प्रदेश सरकार में काम करता है, उसने अपना ब्यौरा डाला हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि ब्यौरे में जो संपत्तियां दिखाई गई हैं उस व्यक्ति के पास उससे ज्यादा संपत्तियां हैं, बहुत ज्यादा अनुपात में गड़बड़ है, तो निश्चित ही आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ के सरकारी कर्मचारियों के अंदर से भ्रष्टाचार मिटाने के इस अभियान में अपना साथ देना चाहिए। हम तो हाई कोर्ट से भी कहेंगे कि भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं उन्हें इसी नीति को अपनाते हुए जिन जजों ने अपनी संपत्तियों के ब्यौरे अभी तक नहीं दिए हैं उनकी सैलरी रोक देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जज ईमानदार है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने कोई भी संपत्ति भ्रष्टाचार से या बेईमानी से नहीं कमाई है, तो फिर उन्हें अपनी संपत्तियों के ब्यौरे देने में इतनी देर क्यों लग रही है? वो क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज से वो डर रहे हैं, ये उन्हें स्पष्ट करना ही होगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम एक राष्ट्र सेवा का बहुत ही पवित्र अभियान चला रहे हैं कि इस देश की न्यायपालिका को सुधारा जाए, क्योंकि अगर इस देश की न्यायपालिका सुधर जाएगी तो आप समझ लीजिए कि हर समस्या का लगभग समाधान हो जाएगा। जैसा यूजीसी मामले में आपको होते हुए दिखा, कहीं भी कुछ गलत होगा तो व्यक्ति को न्यायालय से उम्मीद होगी और न्यायालय में अगर सही जज बैठे होंगे, सही निर्णय अगर लिए जाएंगे तो फिर अपराधी अपराध करने से डरेंगे, बेईमान चोर जो है वो लूट खसोट करने से डरेंगे और जो सरकारी कर्मचारी है वो ईमानदारी पूर्वक राष्ट्र सेवा में जुटेंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।